हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज के वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो ब्रिटिश भारत की यानी कि अंग्रेज़ों के ज़माने की हम बात करेंगे। किस प्रकार की आर्थिक नीतियां थीं और आर्थिक नीतियों के अंतर्गत भी बात करेंगे उनकी जो भू राजस्व नीतियां थीं। ये वही नीतियां हैं जिन्होंने भारतीय किसानों की हड्डियों का चूरमा बना दिया, जिन्होंने उद्योगों को तबाह करके रख दिया और जिन्होंने हस्तशिल्प को, भारत का जो इतना महान हस्तशिल्प हुआ करता था, उसे मजबूर करके कृषि में उतरने के लिए मजबूर कर दिया। और कृषि में इसका परिणाम यह हुआ कि जैसे ही जब कभी अकाल पड़ जाता था कृषि में, तो इसके पश्चात जो दुर्दशा होती थी, शायद ही दुनिया के इतिहास में ऐसी दुर्दशा रही होगी। लाखों लोग भूख से तड़प तड़प कर मरते थे और उस टाइम पर भी अंग्रेजों की जो ब्याज की दर होती थी, राजस्व की टैक्स होता था, उसे कोड़े मार मार करके वसूला जाता था। सूर्यास्त का जैसे नियम था कि सूर्योदय के होने से पहले ही आपको क्या करना होगा, राजस्व जमा करना होगा। यदि नहीं करते तो आपको जो है संपत्ति से बेदखल कर दिया जाएगा। ऐसी नीतियों ने जहां किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया, तो वहीं कई किसानों ने अपनी बहन बेटियों को जो है बेच दिया। दोस्तों, आज इसी वीडियो में जो है राजस्व नीतियों का बहुत कम समय में एक आपके पास से सटीक मूल्यांकन प्रस्तुत करूंगा। शायद ही आपने इस तरीके की क्लास आपने इससे पहले पढ़ी होगी। ऐसा दोस्तों किसी किताब में नहीं मिलेगा। हालांकि आपको ये व्यवस्था तो मिल जाएगी पढ़ने के लिए, लेकिन लिंक करने की जो तरीका है, समझाने का जो तरीका है, शायद ही आपको ऐसा मिलेगा। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर वीडियो दिल को छू जाए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हो, 10वीं से लगा करके 12वीं से लगा करके IAS PCS किसी भी परीक्षा को, आपको जो है यहाँ सब कुछ पर्याप्त हो जाएगा। चलिए देखते हैं। समझाने से पहले थोड़ा सा मेरी आदत है कि बैकग्राउंड में ले जाना और बैकग्राउंड से वर्तमान टॉपिक तक को जोड़ना, वही मैं पहले जोड़ने का कार्य करूंगा। फिर इसके बाद जो मैं तीनों नीतियों की बात करूंगा। चलिए देखते हैं। शुरू से लास्ट तक क्लास को देखिएगा और इसके बाद जो भी आपको कमेंट करना है कर दीजिएगा, परंतु बिना क्लास को देखे उसकी गुणवत्ता का डिसीजन किए कुछ भी मत बोलना कमेंट बॉक्स में। चलिए देखते हैं। दोस्तों, भारत जो था एक क्या था, अंग्रेजों का उपनिवेश था। और ये उपनिवेश कैसा बना थोड़ी सी समझिएगा, मैं समझाता हूँ। कि सबसे पहले आप देखिएगा, मैं एक समय पर ले जाता हूँ कि 1600 ईस्वी के आसपास का समय, 1599 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। तो 1600 में क्या होता है, भारत में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन की क्या हो जाती है, बात हो जाती है, ईस्ट इंडिया कंपनी। परंतु इस टाइम पर अंग्रेजों का कुछ खास नहीं था। अंग्रेज जो है इस टाइम पर एक व्यापारी से ज़्यादा इनकी औकात कुछ भी नहीं थी। कई लोग कहेंगे कि मुगलों ने इन्हें आने की अनुमति क्यों दी, 1600 में तो औरंगजेब का शासनकाल हुआ करता था। जी हाँ, हुआ करता था, क्योंकि उस टाइम पर हमारे फायदे में थी। हमारे यहाँ का जो हस्तशिल्प हुआ करता था वो बेचा करता था विदेशों में, और एक भारत की जो है बहुत लंबी इनकम हुआ करती थी। इसी कारण से जो है कई मतलब भारतीय शासकों द्वारा भी क्या दिया गया, इसे जो है अनुमति दी गई। अब ईस्ट इंडिया कंपनी आई, लेकिन दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में देखा कि यहाँ पर जो है मैसूर का शासक टीपू सुल्तान है, यहाँ पर मराठे हैं, यहाँ पर जो है आपका बंगाल राज्य है, यहाँ पर जो दिल्ली में मुगल बादशाह बैठा हुआ है, यहाँ पर अवध राज्य है, यहाँ पर जो है निजाम है, ये सब, और यहाँ पर राजपूताना है। ये सभी आपस में लड़ रहे हैं, इनको कोई किसी से मतलब नहीं, एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। अंग्रेजों ने क्या किया, जो कमजोर था, जो थोड़ा सा ज़्यादा ताकतवर था, तो अंग्रेजों ने अपन थोड़ी सी मुट्ठी भी ताकत मिलाई और उन्हें क्या जितवाने में योगदान दिया, उनकी गुलामी की शुरुआत में। और यही आगे चल कर के इन्हें महंगा पड़ गया। धीरे धीरे अंग्रेज जो हर रियासत का सहयोग करते गए और एक न एक दिन सब कहीं सहायक संधि व्यवस्था, कहीं स्थायी, ऐसी इस प्रकार की व्यवस्थाओं से उनकी रियासतों पर उसकी सैन्य शक्तियों को कमजोर कर दिया। और एक समय वो आया कि लगभग अंग्रेजों ने सभी पुर्तगालियों को भारत से भगा दिया, फ्रांसीसियों को भी दमन कर दिया, डेनिश जो हुआ करते थे उनका भी दमन कर दिया, जो सभी विदेशी शक्तियां थी उनका दमन कर दिया। अब भारतीयों की बारी थी और छोटे छोटे राज्य से हैदराबाद, मैसूर इत्यादि को जीत चुके थे। बात आती है
1757 की, और 1757 में एक युद्ध होता है और उस युद्ध का नाम है प्लासी का युद्ध। जो बंगाल एक शक्ति का केंद्र हुआ करता था, यहाँ पर जो है बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को गद्दारी से मार दिया जाता है। और जब 1764 का बक्सर का युद्ध होता है, क्या होता है, बक्सर का युद्ध होता है, तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों के पास में क्या आ जाती हैं, राजस्व शक्तियां आ जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है इलाहाबाद की संधि की जाती है और इलाहाबाद की संधि के माध्यम से मुगल बादशाह से यह लिखवा लिया जाता है कि बंगाल से राजस्व वसूलने का अधिकार अब किसका होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को होगा। मेरे दोस्तों, यहीं से जो है भारत का शोषण शुरू हो जाता है। अब अंग्रेज जो है भारत से क्या करते थे, राजस्व वसूलते थे। अंग्रेजों ने बहुत गहन अध्ययन किया कि थोड़ी सी मैं एक डाटा दे रहा हूं, आप इस डाटा का उपयोग कर सकते हैं कि भारत की जो उत्पादन क्षमता थी पूरे विश्व में, क्या भारत की जो उत्पादकता पूरे विश्व में बात कर रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये डाटा बहुत महत्वपूर्ण है। 1860 में जितना भी दुनिया में उत्पादन होता था उसके उत्पादन का 19% उत्पादन, 19.6% उत्पादन केवल भारत द्वारा किया जाता था। याद रखिएगा, कब है, 1860 में। लेकिन सॉरी, ये 1800 की बात है। कब, ये 1800 की बात है। 1800 में भारत का कितना उत्पादन था, पूरे विश्व के उत्पादन का 19.6% था। और यह है 1860 में दोस्तों कितना हो जाता है, जब अंग्रेजों के हाथ में कमान आ जाती है 1857 के बाद, 1857 के बाद में, तो 1860 में यह उत्पादन कितना हो जाता है दोस्तों, 8.6% मात्र रह जाता है। कितना रह जाता है, 8.6% रह जाता है। पूरे विश्व के उत्पादन का आधा से कम हो गया 1800 की तुलना में। और यह स्थिति दोस्तों 1913 में आते आते कितनी हो गई, 1.4% मात्र उत्पादन करने लगा भारत है। और दोस्तों आज़ादी के टाइम पर जो है यह जो उत्पादन 1% से भी क्या हो गया, कम हो गया। आप समझ सकते हैं कि अंग्रेजों ने किस प्रकार से शोषण किया था। यह एक डाटा है, इसे आप लिख लीजिएगा। मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में, मेंस में, निबंध में कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं। आपको ये बहुत महत्वपूर्ण, सीधे नंबर दिलाएगा। अब मैं थोड़ी सी और समझाता हूँ कि अंग्रेजों ने शोषण कैसे किया। ये तो शोषण की मैं बात की, कितना शोषण कर चुके हैं। खैर बाद में जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दूंगा, लास्ट में जो नीतियां हैं वो भी बता दूंगा, चिंता मत करिएगा, पहले समझ लीजिएगा। अब राजस्व जैसे ही इनके पास में क्या आया, अंग्रेजों के पास में बंगाल का राजस्व आया और इस राजस्व से इन्होंने बहुत अच्छा रिसर्च किया। और रिसर्च करने के बाद इन्होंने सोचा कि भारत को तबाह कैसे किया जाए। तो पता चला कि भारत की जो उन्नति का कारण है वो है यहाँ का हस्तशिल्प। क्या है, हस्तशिल्प। हस्तशिल्प दोस्तों जिसे आप लघु उद्योग, कुटीर उद्योग कहते हैं, ये वही हुआ करते थे। हालांकि कृषि भी, यहाँ पर कृषि प्रधान देश तो हमेशा से था, लेकिन आप जानते हैं कृषि में प्राकृतिक बाधा पड़ जाती है और प्राकृतिक बाधा के बदौलत उस टाइम पर जो अर्थव्यवस्था की स्थिति संभालता होता है वो कौन होता है, उद्योग होता है। और भारत का हस्तशिल्प उस समय पर पूरी दुनिया में जिंदाबाद था। 1800 में 19% उत्पादन दोस्तों मायने रखता है। पूरी दुनिया में 19% उत्पादन भारत किया करता था। अंग्रेजों ने इसे खत्म करने का तरीका अपनाया। उन्होंने बहुत प्रयास किया कि इनके माल को रोका जाए, लेकिन इन्होंने कहा ऐसे नहीं काम चलेगा। अगर हस्तशिल्प की जड़ को काट दिया जाए, हस्तशिल्प की जड़ को ही काट दिया जाए तो हस्तशिल्प अपने आप खत्म हो जाएगा। हस्तशिल्प की जड़ को काटने के लिए इन्हें अंग्रेजों को जरूरी था कि कच्चा माल यहाँ से भारत से खत्म किया जाए, कच्चा माल पर कंट्रोल किया जाए। इन्होंने रियासतों पर कंट्रोल किया और जो खदानें हुआ करती थी, कोयला हुआ करता था, कच्चा माल हुआ करता था, कृषि से आने वाला कच्चा माल होता था, उसको क्या कर लिया, बंधन में कर लिया। अब हस्तशिल्प का पतन हो चुका था। अब जब हस्तशिल्प का पतन हो गया तो दोस्तों कहाँ कूद गए, जो कारीगर होते थे, रोजगार होते थे, मिस्त्री होते थे, सभी के सभी कहाँ चले गए दोस्तों, किसान बन गए। क्या बन गए, किसान बन गए। किसान बनने से क्या हुआ, किसानों में कृषि का बोझ बढ़ा, कृषि में जो है बोझ बढ़ता चला गया। और जैसे ही कभी भी ऐसा नहीं होता है भाई, कभी 2-4 साल में जो सूखा पड़ जाता है, प्राकृतिक बाधा पड़ जाती है, कहीं टिड्डी लग जाती है, कहीं कीड़े लग जाते हैं, कहीं वर्षा ज्यादा हो जाती है, तो जब भी कृषि में क्षति हुई तब ही भारतीयों की ये मान लीजिए यूं दुर्दशा हुई कि शायद ही दुनिया के इतिहास में ऐसी रही होगी। क्योंकि जब तक पहले जो हस्तशिल्प संभालता था
किसानों की स्थिति को वो हस्तशिल्प पर पतन हो चुका था, कृषि पर वैसे भी बोझ पड़ा हुआ था। इसका परिणाम दोस्तों क्या हुआ कि जैसे ही अकाल पड़े तो कई लोगों की मौत हुई, दरिद्रता हुई, गरीबी हुई, भुखमरी हुई, बेचाहे पैसा लिए गए। आप बीमार हो जाएंगे, किसान आदमी हो या कोई भी हो, तो आप जो है जान बचाने के लिए ब्याज पर पैसा लेते हैं और वही ब्याज जो है चुकाते चुकाते आपकी जिंदगी चुक जाती है। वैसा ही होता गया और भारतीय फिर हमेशा के लिए काल के गाल में समाते चले गए। अब इन्होंने हस्तशिल्प को खत्म कर दिया। हस्तशिल्प खत्म करने के बाद जो भी अंग्रेजों के पास में राजस्व आता था, उस राजस्व से इन्होंने क्या कर लिया, पूरा का पूरा कच्चा माल खरीदा, पूरा का पूरा कच्चा माल ले लिया। और कच्चा माल कैसा, बहुत कम कीमतों पर, बहुत कम कीमत पर कच्चा माल लिया। ये देखो भारत से कच्चे माल का क्या किया, मैप में देखिएगा, भारत से क्या किया, कच्चे माल का निर्यात किया और कहां पर भेजा, ब्रिटेन में भेजा। ब्रिटेन में बहुत सारी कंपनी लगी हुई थी ब्रिटेन में, क्योंकि औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी मेरे साथियों। औद्योगिक क्रांति के बाद जो है यहाँ से आयात किया, भारत में जो है भेजा। इस प्रकार से भारत को क्या बना दिया, एक बाजार बना दिया। अंग्रेजों को कोई मतलब नहीं था इंसानियत से, कुछ भी मतलब नहीं, सिर्फ बाजार के रूप में। बाजार में क्या किया जाता है, सामान को बेचा जाता है, हमें दुनियादारी से मतलब नहीं होता, सामान खरीदा जाता है, बेचा जाता है, ऐसा ही बाजार बनाया था अंग्रेजों ने। और ये जो यहाँ से सामान निर्यात करते थे फ्रेंड्स से, तो यह भी अंग्रेजों का खुद का पैसा नहीं होता था, क्योंकि भारतीयों से ही वह राजस्व वसूलते थे। बंगाल पर अधिकार कर चुके थे, वह बंगाल ही सत्ता का केंद्र हुआ करता था। हैदराबाद भी सहायक संधि कर चुका था, अंग्रेजों के पक्ष में था। और जब दोस्तों डलहौजी आया, और डलहौजी ने क्या चलाई भारत में, रेलवे चलाई। और रेलवे का परिणाम फ्रेंड्स क्या हुआ कि जो माल 3 दिन में पूरे भारत से समेट कर आ पाता था, वो अब 1 दिन में ही भारत से समेट करके किनारे में आ गया और यहाँ से जहाजों में लाद लाद करके कहाँ भेज दिया गया, ब्रिटेन भेज दिया गया। ये दुर्दशा थी इनके दोस्तों। अंग्रेजों ने एक सूर्यास्त का नियम भी लाया था। किसका नियम, सूर्यास्त का नियम। और सूर्यास्त का नियम क्या कहता था कि अगर सूर्यास्त से मान लो 5 तारीख को क्या जमा करना है, टैक्स जमा करना है, 5 तारीख को सूर्य अस्त होने से पहले ही अगर टैक्स नहीं जमा किया तो तुम्हारा जो है जो भी संपत्ति है, जो अधिकार है, जमींदारी है, वो सब खत्म कर दी जाएगी। तो लोग 10 दिन पहले से ही व्यवस्था करके रखते थे। और जो कोई राजस्व नहीं दे पाता था, राजस्व नहीं देता था, फिर क्या करता था दोस्तों, ब्याज पर पैसा लेता था। किससे, जो महाजन होते थे, जमींदार होते थे। और इस ब्याज की दर इतनी ज्यादा होती थी कि 1 साल में यदि सूखा पड़ गया, फिर ब्याज का पैसा लिए, तो अगले साल जो फसल निकली वो चुकाने बस के लिए होती थी। और कालांतर में क्या हो गया कि किसानों को अपनी जमीन बेचनी पड़ गई, और जमीन बेचते भी कर्ज नहीं चुका तो फिर घर भी अपना बेचना पड़ा। जो किसान पहले भारत के मूल हुआ करते थे, अब वह अपने घरों में ही किराएदार बन करके रह गए थे। ये नीतियां थी दोस्तों अंग्रेजों की। कई बार तो किसानों को खड़ी फसल बेचनी पड़ जाती थी दोस्तों, ब्याज चुकाने के लिए। 5 एकड़ में मान लो खड़ी फसल लगी हुई है, अंग्रेजों ने कहा है तुम्हारी 5,000 रुपए की है, 5,000 रुपए की है, मतलब औने पौने दामों पर जो है, बहुत कम दामों पर खड़ी फसल बेच दी जाती थी। क्यों, ताकि जो है खेत न लंबित हो पाए। धमकी दी गई कि आपका खेत जो है संपत्ति से बेदखल कर दिया जाएगा आपको, अगर आपने सूर्य अस्त पहले होने से पहले राजस्व नहीं जमा किया तो खड़ी की खड़ी फसल जो है बेच दी जाती थी, और आगे साल फिर से जो है ब्याज लेकर के भरण पोषण किया जाता था। ये दुर्दशा हो गई थी। अंग्रेज इतिहासकार कहता है, एक अंग्रेज कहता है कि भारतीयों की जिस प्रकार से हड्डियां चूरमा हो रही हैं, यानी कि हस्तशिल्प की जिस प्रकार से हड्डियां चूरमा हो रही हैं, दुनिया के इतिहास में शायद ही ऐसा कोई मंजर देखने को मिलेगा। एक इतिहासकार जॉन सुलिवान है, जॉन सुलिवान कहता है कि हमारी प्रणाली जो है एक स्पंज की तरह कार्य कर रही है। कैसी, स्पंज की तरह कार्य कर रही है, और जो गंगा नदी से पूरी संपत्ति सोख करके टेम्स नदी में क्या कर देती है, निचोड़ देती है। बहुत इंपॉर्टेंट कथन है, कई बार परीक्षा में पूछी गई है। किसके द्वारा कहा गया है कथन, जॉन सुलिवान के द्वारा कहा गया है। तो दोस्तों ये था आपका कॉन्सेप्ट है, मैंने सभी बातें बताई। चाहे आप इतना अगर ये समझ लिया है ध्यान से, तो निश्चित रूप से आप समझ जाएंगे। अब मैं बात करता हूँ सीधे पेपर में आने वाले प्रश्नों की बात करता हूँ, तो समझिएगा थोड़ा सा। अंग्रेज जो थे, उन्होंने जो है, अंग्रेजों ने क्या है, भारत में आर्थिक नीतियां चलाई। आर्थिक नीतियों में दोस्तों कई प्रकार की नीतियां थी, चाहे वो औद्योगिक नीतियां हो, चाहे वो सैन्य नीतियां हो, या फिर मतलब अन्य प्रकार की नीतियां हो। उनमें से थी एक नीति जिसका नाम था राजस्व नीति।
और दोस्तों राजस्व नीति का मतलब क्या होता है कि भूमि से टैक्स वसूलने की नीतियां, कर वसूलने की नीतियां। और वो नीतियां कितने प्रकार की थी दोस्तों? 3 प्रकार की थी। कौन कौन सी? स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी। चलिए अब इनके बारे में एक एक करके थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। अगर ये दोस्तों तीनों की तीनों नीतियां जो है आपके सामने हो, उनमें से जो पहली नीति है उसका नाम क्या है? स्थायी बंदोबस्त। यहाँ से क्या प्रश्न बनते हैं? स्थायी बंदोबस्त को याद रखिएगा, कुछ अन्य नाम भी दिए जाते हैं। जैसे स्थायी बंदोबस्त को कहते हैं जमींदारी व्यवस्था। जमींदारी व्यवस्था दोस्तों क्यों कहते हैं? क्योंकि स्थायी बंदोबस्त में जो है जमीन का मालिक किसे माना गया था? जमींदार को माना गया था। और जमींदार क्या करता था दोस्तों? पूरे किसानों से टैक्स वसूल करके किसे देता था? अंग्रेजों को देता था। यानी कि लोगों से जमीन छीन ली गई थी और किसके जमीन का स्वामी बना दिया गया था? जमींदारों को बना दिया गया था। कालांतर में यही कारण है कि कई लोगों के पास जो आज़ादी के बाद जो है हजार हजार एकड़ जमीन थी और कुछ लोगों के पास में कुछ भी नहीं थी। तो ये इसी का कारण है। तो जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं इसे इस्तेमारी व्यवस्था भी कहा जाता है। अगर कोई प्रश्न आ जाए कि इस्तेमारी व्यवस्था क्या है, तो स्थायी बंदोबस्त ही है। स्थायी बंदोबस्त की दोस्तों समय की बात करें कि ये कब लाई गई थी, तो याद रखिएगा 1793 में यह व्यवस्था लाई गई थी। कब लाई गई थी? 1793 में लाई गई थी। और इसका गवर्नर कहिए या जनक कहिए कि इस टाइम पर जिस गवर्नर ने लाया था, या यूं कहिए कि इसका जनक कौन है लाने वाला, तो आपका जवाब क्या होगा? इसका जनक हो या गवर्नर हो, वो कौन था? कॉर्नवालिस था। कॉर्नवालिस था। इसे दोस्तों कई बातों का कहते हैं भारत में, लेकिन ये सभी के सभी जो सुधार किए थे इसने अंग्रेजों को विकसित करने के लिए, भारत में कंपनी का विकास करने के लिए, भारतीयों का शोषण करने के लिए किए थे। भले ही कार्य उनके जो है वर्तमान में प्रचलित हो, लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने दुर्दशा की भारतीयों की, वो कार्यों की हम सराहना नहीं कर सकते। चलिए अगली बात करते हैं। फ्रेंड्स, ये कहाँ पर लागू हुई थी स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था? तो ऐसा समझिएगा कि ये जो है उस टाइम का जो है फ्रेंड्स, आपके सामने मैंने भारत बनाया छोटा सा, मानिएगा ये भारत है। यहाँ पर जो है इस भारत में ये जो राज्य हुआ करता था, ये वाला राज्य ये क्या था? बंगाल राज्य था। और ये वाला जो था दोस्तों बम्बई राज्य हुआ करता था। ये वाला राज्य बम्बई राज्य हुआ करता था। और ये वाला इस साइड का राज्य मद्रास राज्य हुआ करता था। और यहाँ पर जो है पंजाब हुआ करता था, संयुक्त प्रांत हुआ करता था, मध्य प्रांत हुआ करता था, ऐसे राज्य होते थे। तो जो आपकी स्थायी बंदोबस्त थी वो कौन से क्षेत्र में लागू थी? बंगाल वाले क्षेत्र में लागू थी। बंगाल वाले क्षेत्र में, यानी कि यहाँ पर स्थायी बंदोबस्त लागू थी। और दोस्तों ये कितने प्रतिशत भारत के क्षेत्रफल पर लागू थी? तो आप याद रखिएगा कि जो स्थायी बंदोबस्त था ये भारत के कुल क्षेत्रफल के, मतलब जितना भी अंग्रेजों का क्षेत्र था उनके 19% भाग पर ही लागू थी। कितने परसेंट भाग पर लागू थी? 19% भाग पर लागू थी। और इसमें फ्रेंड्स अगर आपसे पूछा जाए टैक्स कितना लिया जाता था, टैक्स कितना लिया जाता था, तो आप क्या कहेंगे कि इसमें दोस्तों उपज की जो दर होती थी 33 से लगाकर के 35% तक होती थी। कितनी होती थी? यानी कि 1/3, 1/3 होती थी। मतलब कि 5 कुंटल आपके पास में जो, मतलब 6 कुंटल यदि आपके पास में अनाज निकला हुआ है, तो 6 कुंटल में से 2 कुंटल अनाज क्या हो जाएगा? टैक्स हो जाएगा। यही होता है 1/3। 1/3 होते थे। आपसे पूछा जाए कि इसमें दोस्तों सीधे किसानों से राजस्व नहीं वसूला जाता था। सबसे ऊपर कौन होते थे? अंग्रेज होते थे। और अंग्रेज किससे लेते थे? जमींदारों से लेते थे। जमींदारों से। और जमींदार किससे वसूलते थे? किसानों से वसूलते थे। तो इस व्यवस्था में अंग्रेजों ने किससे समझौता किया था? किसानों से किया था। और जितना भी राजस्व वसूला जाता था उस राजस्व का 11% जो है कौन ले लेता था? जमींदार लेते थे। और 89% किसको देते थे? ये अंग्रेजों को देते थे। तो 11% इनकी मेहनत का परिणाम हो गया, वसूलने का ये सब हो गया, और 89% जो है अंग्रेजों को मिल गया। ये कौन थी फ्रेंड्स व्यवस्था? इसे कहा जाता था स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। चलिए बात करते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था की। फ्रेंड्स रैयतवाड़ी की बात की जाए, थोड़ा सा रैयत जो है इस प्रकार से लिखेंगे। रैयतवाड़ी व्यवस्था की बात की जाए, रैयत का मतलब दोस्तों होता है किसान या जनता, यूं कह दीजिए, किसान होता है वैसे, किसान मान लीजिए। रैयतवाड़ी, तो इस व्यवस्था में क्या किया गया था? यहाँ पर कोई जमींदार नहीं होता था। इस व्यवस्था में दोस्तों किसानों से क्या किया गया था? समझौता किया गया था। अंग्रेजों ने इसमें किससे समझौता किया था? किसानों से समझौता किया था। और यह व्यवस्था दोस्तों कब लाई गई थी? तो ध्यान रखिएगा
रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है 1820 में लाई गई थी। और यह जो दोस्तों गवर्नर जनरल था वो कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग इस टाइम पर गवर्नर जनरल हुआ करता था। 1820 में जो गवर्नर जनरल कौन होता था? लॉर्ड हेस्टिंग होता था। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका जनक किसे कहते हैं, इस व्यवस्था का जनक किसे कहते हैं, तो वो कौन था भाई? रीड था। कर्नल रीड तथा मुनरो को इसका जनक कहा जाता है। कर्नल रीड तथा मुनरो को इसका जनक कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सभी के जनक इंपॉर्टेंट है। किस गवर्नर के समय पर लाए गए थे ये इंपॉर्टेंट है, किस क्षेत्र में लागू थी ये इंपॉर्टेंट है, कितने परसेंट क्षेत्रफल पर लागू थी ये इंपॉर्टेंट है। तो ये कितने परसेंट क्षेत्रफल लागू थी? ये दोस्तों 51% क्षेत्रफल पर लागू थी। और ये कहाँ पर लागू हुई थी? यह है आपकी जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था जो थी ये दोस्तों दक्षिण भारत में लागू थी। खासतौर से बॉम्बे प्लस मद्रास प्रेसिडेंसी में ये व्यवस्था लागू थी। तो क्या आपको रैयतवाड़ी व्यवस्था समझ में आई? आई होप आपको ये व्यवस्था समझ में आई। चलिए महालवाड़ी व्यवस्था की बात की जाए कि महालवाड़ी व्यवस्था क्या होती थी। तो फ्रेंड्स अगर महालवाड़ी व्यवस्था की बात करेंगे तो पहली बात महाल का मतलब समझिएगा। महाल का मतलब क्या होता है? महाल का मतलब होता है दोस्तों मुखिया। कभी नहीं पूछा जाएगा कि आपसे क्या मतलब होता है, बस ये ध्यान रखना है कि महाल एक क्षेत्र का क्या होता है, छोटा सा मुखिया मालिक होता है। और दोस्तों ऐसे जो है पंजाब में जो है इकाई होती थी, जैसे हमारे यहाँ पर क्या होती है, तहसील होती हैं, उप जिला होते हैं। इसी प्रकार से क्या है पंजाब में उस टाइम पर जो क्या होती थी, महाल हुआ करते थे और एक महाल का मुखिया हुआ करता था। तो अंग्रेजों ने राजस्व वसूलने को किससे समझौता किया? मुखिया से समझौता किया। तो इसमें क्या किया गया था? माहौल के मुखिया से समझौता किया गया था। और इस व्यवस्था का जनक दोस्तों किसे कहा जाता है? यह व्यवस्था किसके द्वारा लाई गई थी? तो हॉल्ट मैकेंजी जो है इसके जनक है। जनक कौन है? हॉल्ट मैकेंजी। हॉल्ट मैकेंजी क्या थे? इसके जनक थे। समय ये कब लाई गई थी? ये दोस्त व्यवस्था 1822 की है। कितने परसेंट क्षेत्रफल पर लागू थी? तो जितना भी अंग्रेजों का क्षेत्र था उसके 30% पर, और महालवाड़ी 51% पर, और स्थायी बंदोबस्त 19% पर लागू थी। इस टाइम पर गवर्नर कौन था? तो दोस्तों इस टाइम पर जो गवर्नर था वही था जो पिछली बार था, हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग भी यहीं पर गवर्नर था। कहाँ पर लागू थी? तो यूँ मान लीजिए पंजाब वाले क्षेत्र में, प्लस यूपी वाले कुछ हिस्सों में। यूपी का मतलब उत्तर प्रदेश नहीं, उस टाइम पर क्या होता था, संयुक्त प्रांत हुआ करता था, यूनाइटेड प्रोविंस। तो ये दोस्तों क्या व्यवस्था आपकी कौन सी है? महालवाड़ी व्यवस्था है। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा दोस्तों, अंग्रेजों के जमाने की 3 राजस्व नीतियां देखी और उनके क्या क्या परिणाम हुए, किस प्रकार से उन्होंने हस्तशिल्प का तबाह कर दिया, किस प्रकार से भारतीय किसानों की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार हुए। और यह व्यवस्था दोस्तों जो बंगाल राज्य गंगा यमुना का मैदान जो है दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र हुआ करता था, अंग्रेजों के जाते जाते यानी कि 1947 तक ये दुनिया का सबसे बंजर भूमि के रूप में तब्दील होने वाला था। इतना ज्यादा वहां से लूटमारी की गई थी। यही कारण तो रहा, आप देखेंगे अधिकांश क्रांतिकारी चाहे बंगाल से ही हुए हैं, क्योंकि बंगाल में अंग्रेजों ने सबसे ज्यादा शोषण किया। जब सबसे ज्यादा जहां पर शोषण होता है, जो ज्यादा पिटता है, वही ज्यादा क्या होता है, चमकता है। तो वैसा ही हुआ कि बंगाल से अधिकांश क्रांतिकारी हुए, उनके अंदर गुस्सा कूट कूट कर भरा हुआ था। फ्रेंड्स अगर आपको क्लास ये पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में जरूर बताइएगा। हम इसी प्रकार के वीडियो लाते रहते हैं। चलिए धन्यवाद।